हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है एक पैरासाइट से। आज हम पैरासाइटोलॉजी की क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड को। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड एक पैरासाइट है जो ह्यूमन बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड करता है और डायरिया डिसीज़ कॉज करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड क्या होती है और इसका लाइफ साइकिल क्या होता है। तो ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो लेक्चर को बिना स्किप करे देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड एक राउंड वॉर्म है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होकर डिसीज़ कॉज करता है। जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड है उसको राउंड वॉर्म भी कहा जाता है। ये राउंड वॉर्म हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होकर डिसीज़ कॉज करता है। मतलब यह हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ जाकर डिसीज़ को कॉज करता है। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। यह सबसे कॉमनली पैरासाइट है जो ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड होता है वहाँ एक राउंड वॉर्म है और यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डिसीज़ कॉज करता है। यह सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्टेड करने के लिए और ह्यूमन बॉडी में डायरिया कॉज करने के लिए यह पैरासाइट बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, जिसकी बॉडी सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में होता है क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं। यह पिग्स, कैटल, शीप, गॉट, काऊ में भी हो सकता है। वर्ल्ड वाइड सभी जगह देखने को मिलता है। इसके मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। इस लाइन में क्या बताया गया है कि यह इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह थोड़े से नासमझ होते हैं। उन्हें नहीं पता रहता कि कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। अब उन लोग इतना प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखते हैं। अब क्या होता है कि जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड है वह सॉइल में और ऐसे कंटामिनेटेड जगह पर पाया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जब भी बच्चे खेलते रहते हैं मिट्टी में तो वह मिट्टी को अपने हाथों से छूते हैं, देन उसके बाद वही मिट्टी लगे हाथों को अपने मुंह में डाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड होता है वह उस बच्चे की बॉडी में भी एंटर कर जाता है। ठीक है, साथ साथ उस बॉडी में भी एंटर कर जाता है, जिससे यहाँ डिसीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी बच्चे का चॉकलेट नीचे गिर गया और वो चॉकलेट को उठाने गया और फिर वापस उसको अनरैप करके खा लिया उसने, तो अब उस रैपर में भी मिट्टी का कुछ ना कुछ अंश लग गया होगा, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का कोई ना कोई अंश आ गया होगा। तो वहाँ उसके थ्रू भी उसके हाथों में चिपक सकता है, देन उसके हाथों से उसके मुंह में, और फिर वहाँ पूरी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का जो इन्फेक्शन है वह ह्यूमन बीइंग के अलावा पिग्स में भी हो सकता है, कैटल में भी हो सकता है, शीप, गॉट, काऊ सभी में हो सकता है। और जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड है वह वर्ल्ड वाइड सभी जगह देखने को मिलता है और इसके मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का महत्व तो आप सभी जानते ही है। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अच्छा इम्प्रेशन बनाने के लिए। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले देखते हैं किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो हम इसका सीक्वेंस एज इट इज़ रखेंगे, इसे इधर उधर नहीं करेंगे, ये तो आपको पता ही है। तो इसका किंगडम है एनिमलाई, फाइलम नेमाटोडा, क्लास क्रोमाडोरिया, ऑर्डर एस्केरिडिडा, फैमिली एस्केरिडिडाए, जीनस एस्केरिस एंड लास्ट इसकी स्पीशीज़। इसकी स्पीशीज़ है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। इसके जो डिस्कवर्ड है वह लीनियस 1758 में जिन्होंने डिस्कवर किया था इसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अब आगे हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की।
मॉर्फोलॉजी में क्या है भाई, इसकी मॉर्फोलॉजी मतलब उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसकी बॉडी लंबी सिलेंड्रिकल होती है और इसके मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, अतः यह सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म शो करते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड के मेल एंड फीमेल को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फीमेल मेल की अपेक्षा लंबी होती है, फीमेल स्ट्रेट होती है एंड मेल नीचे से कर्व्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो इसकी बॉडी होती है वह लंबी होती है और सिलेंड्रिकल होती है। इसके मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं और इनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि जो फीमेल होती है वह मेल के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है और एकदम स्ट्रेट होती है, लेकिन जो मेल होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का मेल नीचे साइड से कर्व्ड होता है और इसकी लेंथ फीमेल के अकॉर्डिंग थोड़ी कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके मेल और फीमेल अलग अलग है, इसीलिए यहाँ सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म शो करते हैं। आगे लिखा है हमारा सिलेंड्रिकल शेप, क्रीमी वाइट पिंकिश कलर। इनका जो कलर होता है वह क्रीमी वाइट और पिंकिश कलर का होता है। इसकी लेंथ जो होती है वह मेल और फीमेल की अलग अलग है। तो मेल की जो लेंथ है 20 to 30 सेंटीमीटर होती है, देन फीमेल जो होती है वह 20 to 35 सेंटीमीटर होती है। चलिए एक सेपरेट फीमेल की बात करते हैं हम, कि फीमेल में यूटेराई में एक बार में 27 मिलियन एग हो सकते हैं, जिसमें 200,000 एग पर डे रखे जाते हैं। फर्टिलाइज्ड एग ओवल एंड राउंड शेप्ड होते हैं और थिक बाहरी आवरण के साथ 45 to 47 माइक्रोन लॉन्ग होते हैं और 35 to 15 माइक्रोन चौड़े होते हैं। ये देखिए, ये इन दोनों का स्ट्रक्चर है। ये कर्व्ड शेप्ड है, मतलब क्या होगा ये एक मेल है और यह स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसीलिए यहाँ एक फीमेल है। तो ये मेल एंड ये फीमेल है। यह एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का डायग्राम है, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है कर्व्ड टेल, लेटरल लाइन, जो इनका लेटरल लाइन होती है, इनमें एक्सक्रेटरी पोर होते हैं एंड माउथ होता है। सेम वैसे ही फीमेल में भी माउथ होती है, एक्सक्रेटरी पोर होती है और लेटरल लाइन होती है, एनस होता है और साथ ही इसमें फीमेल जेनाइटल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस की, कि यह कैसे फैलता है। तो इसके पैथोजेनिस में आएगा, एस्केरिस सामान्यतः बॉडी के पार्ट को इन्फेक्टेड करता है। जब बॉडी में वर्म एडल्ट संख्या में अधिक हो जाते हैं तो वह समस्त बॉडी के अन्य ऑर्गन को डैमेज करते हैं। एस्केरिस का लार्वा इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर, लीवर और लंग्स में पहुंचकर हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड होता है वहाँ कंटामिनेटेड सॉइल के थ्रू फैलते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलते हैं। यह जो होते हैं वहाँ जनरली बॉडी के पार्ट को इन्फेक्टेड करते हैं, जिसमें आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। जब बॉडी में वर्म एडल्ट संख्या में अधिक हो जाते हैं तब यह मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अदर ऑर्गन को भी इन्फेक्टेड करते हैं, अतः यह बॉडी के समस्त ऑर्गन को डैमेज करते हैं। एस्केरिस का जब लार्वा इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर, लीवर और लंग्स में पहुंचता है तब यह सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, मतलब हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का जो लाइफ साइकिल है उसे हम लोग देख लेते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का केवल एक ही होस्ट होता है, ह्यूमन। ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका कॉपुलेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एडल्ट वर्म होते हैं। उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वह फीमेल एस्केरिस के ओविडक्ट के डिस्टल एंड में होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट फॉर्म होता है वह फर्दर मैचुरेशन की तरफ बढ़ता है। देन जाइगोट के ऊपर एक कवरिंग बनती है जिसे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। धीरे धीरे यह कवरिंग थिक हो जाती है और शेल का फॉर्मेशन करती है। यह काइटेनियस शेल बनाती है प्रोटेक्शन के लिए। फिर क्या होगा कि फीमेल एस्केरिस के यूटेराइन वॉल से एल्बुजिनस का सिक्रेशन होता है जो प्रोटीन कोड होता है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है
और इसका सरफेस वेवी हो जाता है, जिसे रेपलिंग भी कहते हैं। एंड क्या होगा कि यहाँ एक मैच्योर फीमेल 27 मिलियन एग कैरी करती है। इट मीन्स पर डे लाखों एग रिलीज़ कर सकती है। जो एग है वो फीमेल की बॉडी से गोनोपोर के थ्रू रिलीज़ हो जाता है ह्यूमन बींग की स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन स्टूल के थ्रू सॉइल में चले जाते हैं ताकि यहाँ दूसरे इंसान में फैल सके। यहाँ कवर्ड एग बहुत ही रेजिस्टेंस और प्रोटेक्टिव होते हैं और बहुत दिनों तक मॉइस्ट सॉइल में ज़िंदा रह सकते हैं। फर्दर सुटेबल कंडीशन मिलने पर इनका क्लेवेज और डेवलपमेंट शुरू हो जाता है ग्रो करने, और फिर यहाँ ग्रो करने लगते हैं और फिर लार्वल स्टेज बना देते हैं, मतलब इन्फेक्टिव स्टेज बना देते हैं। इनका जो क्लेवेज होता है वह स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप का होता है और इसमें जो डिवीज़न होता है उसके बाद जो 4 सेल एम्ब्रियो बनते हैं तब ये टी शेप के हो जाते हैं और फिर ये बहुत जल्दी टी शेप के मॉलिक्यूल रोम्बॉइडल शेप का बन जाता है और फिर 16 शेल बन जाते हैं। तब यह हॉलो बॉल की तरह बन जाते हैं, जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। और फिर क्या होता है, इसमें इन्वेगिनेशन होता है और हॉलो बॉल सॉलिड बॉल बन जाता है और गैस्टुला आफ्टर 14 डेज यहाँ एक्टिव जुवेनाइल का फॉर्मेशन करने लगता है। जुवेनाइल को रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा भी कहते हैं। यहाँ लार्वा अभी इन्फेक्टिव नहीं है। तकरीबन 7 दिन बाद यह मोल्ड करता है और सेकेंड स्टेज का लार्वा बनाता है। यह सेकेंड स्टेज का लार्वा इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसकी नोट्स देख लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। ये लाइफ साइकिल बहुत ही इजी वे में है। ये जैसा नोट्स में लिखा हुआ है आप वैसा ही पढ़िए, ये बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड एक प्रकार का नेमाटोड या राउंड वॉर्म है जो ह्यूमन को इन्फेक्टेड कर सकता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में भी रह सकता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड एक प्रकार का नेमाटोड या राउंड वॉर्म है जो ह्यूमन को इन्फेक्टेड कर सकता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में रह सकता है। एडल्ट वॉर्म 1 से 2 ईयर जीवित रहते हैं। यह मेल और फीमेल होते हैं। जब फीमेल फर्टिलाइज्ड एग छोड़ती है तब वे स्टूल के थ्रू ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। एक फर्टिलाइज एग 18 डेज और कई हफ्तों के बीच एनवायरमेंटल की कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी मेज़बान को इन्फेक्टेड करने में सक्षम है। एक होस्ट फर्टिलाइज्ड एग को माउथ के थ्रू अंदर ग्रहण कर इन्फेक्टेड हो जाता है। यहाँ इन्फेक्टेड तब होते हैं जब कंटामिनेटेड सॉइल को माउथ के कांटेक्ट में आने से या भोजन से पहले अच्छे से हैंड वॉश न किया गया हो। एक बार जब एग माउथ के अंदर चले जाता है तो इंटेस्टाइन में जाकर लार्वाई ग्रो करने लगता है और 3 मंथ बाद एडल्ट स्टेज में आ जाता है। इंटेस्टाइन में ग्रो करने के बाद मल्टीप्लाई कर हमारे लंग्स में भी पहुंच जाता है और डिसीज़ कॉज करते हैं और यह 2 साल तक जीवित रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मे बी इसे समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके स्टेजेस की बात करते हैं कि यहाँ स्टेजेस में कैसे फैलता है। तो इसकी फर्स्ट स्टेज होती है हमारी, यहाँ ह्यूमन बींग की स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होती है और एडल्ट एस्केरिस अपने फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग इंटेस्टाइन में छोड़ते हैं जो स्टूल के साथ मिल जाते हैं और एनवायरनमेंट में छोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड होते हैं वह ह्यूमन बींग में पहुंचकर स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड करते हैं। मतलब इसका जो लाइफ साइकिल होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। जब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते तो एस्केरिस अपने फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड दोनों एग को उस इंटेस्टाइन में छोड़ते हैं जो स्टूल के साथ मिल जाते हैं और एनवायरनमेंट में छोड़ दिए जाते हैं।
सेकेंड स्टेज है हमारी अनफर्टिलाइज्ड एग आगे डेवलप नहीं होते, फर्टिलाइज्ड एग विकसित हो जाएंगे और इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड करेंगे और एग लार्वाए में परिवर्तित हो जाएंगे। सेकेंड स्टेज में यह बताया गया कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वह आगे डेवलप नहीं होते हैं और जो फर्टिलाइज एग होते हैं वह आगे डेवलप हो जाएंगे और एक इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड करेंगे और जो एग होता है वह लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। लार्वा फॉर्म मतलब इन्फेक्टिव फॉर्म। इसकी थर्ड स्टेज की बात करते हैं हम। थर्ड स्टेज में क्या है कि एम्ब्रियोनेटेड एग आर इंजेक्टेड आउटर एनवायरनमेंट में स्टूल के साथ बाहर निकल जाते हैं। वे मिट्टी या पानी में फ्रीली रूप से रहते हैं। एग या लार्वाई युक्त मिट्टी और पानी के कांटेक्ट में आने से एग स्टोमक में चले जाते हैं। तो इसमें क्या तो थर्ड स्टेज में हमारे यहाँ है कि जो इन्फेक्टेड हमारी लार्वाई स्टेज थी वह आउटर एनवायरनमेंट में स्टूल के साथ बाहर चले जाते हैं और यह मिट्टी और पानी में फ्रीली रूप से रहने लगते हैं। फोर्थ स्टेज है हमारी द एम्ब्रियोनेटेड एग इज़ इंजेस्टेड बाय द होस्ट ह्यूमन एंड पिग। अब उस एम्ब्रियोनेटेड एग वाली मिट्टी को होस्ट के द्वारा इंजेस्टेड कर लिया जाता है, मतलब खा लिया जाता है। अब उस होस्ट में हमारा आ सकता है ह्यूमन भी आ सकते हैं और पिग्स भी आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ स्टेज हमारी फिफ्थ स्टेज में बताया गया है एग माउथ के थ्रू अंदर जाकर इंटेस्टाइन में फूटते हैं और एक छोटा लार्वा बनाकर 2 to 3 मंथ में एडल्ट हो जाता है। The egg hatch in the body of the host and the larvae, the intestinal mucosa, they circulate and migrate to the lungs। अब क्या होगा फिफ्थ स्टेज में कि वो हम ह्यूमन बॉडी जो हमारा जो होस्ट था उसने इंजेस्ट कर लिया, तो अब वह एग माउथ के थ्रू अंदर जाएंगे इंटेस्टाइन में और वहाँ पे जाके फूट जाएंगे और लार्वाई का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ आगे फर्दर मैच्योर होकर पूरी बॉडी के ऑर्गन को इन्फेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारी आती है सिक्स्थ स्टेज। सिक्स्थ स्टेज में बताया गया है आफ्टर एंटरिंग इनटू लंग्स द लार्वा स्टार्ट्स। लंग्स में एंटर करने के बाद लार्वा और स्ट्रॉन्ग होने लगता है और इसे 10 से 14 दिन लगते हैं मैच्योर लार्वा में। नाउ मूव्स द ब्रोंकियल ट्री एंड गोज इनटू द होस्ट स्टमक। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा लाइफ साइकिल। बस वही प्रोसेस आगे बढ़ती जाएंगी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब वह स्टूल के साथ मिलकर आउटर इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाएगा। फिर आउटर इन्वायरमेंट से यह फूड को कंटामिनेटेड करेगा, वाटर को कंटामिनेटेड करेगा या फिर सॉइल के थ्रू ही किसी अदर होस्ट में वापस से जाएगा और फिर वापस से यही साइकिल रिपीट होते जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का लाइफ साइकिल। आगे हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब भी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड हमारी बॉडी में एंटर कर उसे इन्फेक्टेड करती है तो हमें फीवर होता है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल कोलिक पेन होता है, लूज मोशन होते हैं, एब्डोमिनल स्वेलिंग, वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो, हेडेक, इचिंग एंड बर्निंग इन एनस, डिहाइड्रेशन आदि कंडीशंस हो सकती है और ये हमारे सिम्टम्स है जो हमें इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, कि जब यह इन्फेक्शन हमें हो जाएगा उसके बाद हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा, हम इसे लेबोरेटरी में कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हमें एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड के द्वारा ही यह इन्फेक्टेड हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम स्टूल का अब देखते हैं हम कलेक्शन ऑफ स्टूल। अब स्टूल का कलेक्शन कैसे करेंगे, स्टूल सैंपल को क्लीन एंड ड्राई वाइड माउथेड के क्लोज कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है। ऐसा कंटेनर जो वाइड माउथ का हो, क्लीन हो एंड ड्राई हो, ऐसे कंटेनर में हम स्टूल का कलेक्शन करेंगे। कंटेनर प्लास्टिक का होना चाहिए। देन स्टूल सैंपल को कलेक्ट करते टाइम यूरिन मिक्स नहीं होनी चाहिए। ये सभी इंस्ट्रक्शन हमें पेशेंट को दे देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्मेयर प्रिपरेशन। स्टूल को फॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड पर
स्टूल की एक स्मेयर प्रिपेयर करेंगे ताकि उसे हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कर सके। इसमें अब स्मेयर प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे कि हम स्टूल को कुछ ग्राम में लेंगे, देन उसमें नॉर्मल सलाइन को मिक्स करेंगे और फिर एक स्लाइड के ऊपर स्टूल की कुछ बूंद डालकर उसकी एक स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टूल एग्जामिनेशन, ये था हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस। अब आगे हम बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में आएगा हमारा ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं जिसमें आता है एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और मेवामाइसोल। एंटीबायोटिक्स हम एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से कॉज इन्फेक्शन में हम यह एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखा सकते हैं, जैसे शौच के बाद अच्छे से हैंड वॉश करना, खाना खाने से पहले अच्छे से हैंड वॉश करना, कहीं पे बाहर का गिरा हुआ, कहीं भी ज़मीन पे गिरा हुआ या फिर कुछ भी खाने से उन्हें रोकना, उन्हें अच्छी आदतें सिखाना। ये सभी चीज़ें एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड के इन्फेक्शन से बचाव में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।